डियर विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, इसका मैं आपको पूरा सारांश बताऊंगा। ठीक है, और राष्ट्र के स्वरूप में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है वो सारी बातों हम चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान सुने। देखिए, जो निबंध है, इस निबंध में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि इस निबंध में वो बताते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप है वो किन तत्वों से मिलकर बना है ना। और वो तत्व क्या क्या हैं उनके बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो वो क्या तत्व क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ये उनके पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। किसे लिया गया है? पृथ्वी पुत्र, उनका ये निबंध संग्रह है, उससे लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, और इस निबंध में ये बताते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप है वो 3 तत्वों से मिलकर बनता है। और वे 3 तत्व क्या है? वो है पृथ्वी यानी भूमि, जन और संस्कृति। ठीक है, और उनके विचार के अनुसार वो उनका मानना है, मुझे लिखा है कि भूमि को माता और स्वयं को उसका पुत्र मानना राष्ट्रीय भावना के उदय के लिए आवश्यक है। और राष्ट्र के समग्र रूप में विकास के लिए भूमि और जन का संबंध मजबूत होना चाहिए, ये वो बताना चाहते हैं। इसके साथ में ही वो बताना चाहते हैं कि संस्कृति विषय में भी जो वो बताना चाहते हैं कि उनके अनुसार क्या है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंद होता है। देव विद्यार्थियों, वैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया है, लेकिन कुछ नए व्यूअर्स आपसे अभी जुड़ सकते हैं, नए विद्यार्थी भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको ये पूरा आपको बताता हूँ थोड़ा संक्षिप्त करके। और इसमें आपको पूरे पाठ का मैं सारांश ही बताऊँगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, और सारांश है संक्षिप्त बताऊँगा कि आप उस सारांश को भी समझ लोगे तो पूरे पाठ का अर्थ समझ जाओगे। ठीक है, तो सारांश को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो पाठ है उसमें क्या बताने का प्रयास किया है। ठीक है, उन्होंने इस पाठ में 3 तत्वों की चर्चा की है। उन्होंने बताने से पहले राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र की जो रूपरेखा है, राष्ट्र का जो छवि है वो कैसी होनी चाहिए। उसमें 3 तत्व मुख्य हैं, भूमि, जन और संस्कृति। ठीक है, ये तीनों के तत्वों के सम्मिलन से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। जन हैं, लोग हैं, भूमि नहीं है तो भी राष्ट्र नहीं है। भूमि है, जन है तो भी राष्ट्र नहीं है। और ये दोनों भी हैं, भूमि भी है, जन यानी लोग भी हैं, और भूमि भी है यानी भूभाग भी है, पृथ्वी का भूभाग भी है और जन भी है। तो क्या हम किसी स्थान को राष्ट्र का नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उनका मानना यह है कि जब तक इन 2 तत्वों के साथ में संस्कृति नहीं जुड़ेगी। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जाति धर्म के लिए उसकी संस्कृति का होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से संस्कृति है जिस प्रकार से हमारा शरीर है, उस शरीर में अगर मस्तिष्क न हो, सोचिए सारे कुछ है लेकिन मस्तिष्क न हो तो उस शरीर का की क्या उपयोगिता है? कोई उपयोगिता नहीं है। तो इसलिए संस्कृति का स्थान सर्वोपरि है। ठीक है, अब लेकिन संस्कृति को मानने वाले लोग भी तो होने चाहिए। तो इनका बहुत अच्छा उन्होंने मिश्रण इसमें किया है। तो हम थोड़ा सा पाठ को रीड करेंगे, और क्योंकि मैं आपको भूमि के बारे में समझा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको इसमें से जो इसकी मुख्य जो गद्यांश हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप अपनी किताब निकाल लें और उसमें देखें। देखिए, पहला है यहाँ से ये भूमि और भूमि पर बसने वाले लोग। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने क्या बताया है, वो बताते हैं कि यानी भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। और भूमि का निर्माण देवों ने किया है अनंत काल से। वो कहना चाहते हैं पृथ्वी और पृथ्वी पर बसने वाले जन और उनकी संस्कृति, इन तीनों के मिश्रण से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब वो बताते हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, मतलब भूमि प्राकृतिक है, प्रकृति प्रदत्त है, यानी इसको हम प्रकृति कह सकते हैं, या देवताओं के द्वारा निर्माण किया हुआ कह सकते हैं। ठीक है, तो देवों ने किया हुआ अनंत काल से, यानी चिरकाल से है ना, प्राचीन काल यानी अनंत काल से है वो। ठीक है, जैसे कहते हैं हमेशा से है, सनातन है वो। ठीक है, और वह उसके भौतिक रूप और सौंदर्य समृद्धि के प्रति हमें सचेत होना आवश्यक करता है। उसके भौतिक स्वरूप और समृद्धि के बारे में हमारा सचेत यानी हमारा जागरूक रहना है ना आवश्यक है। उसका सौंदर्य,
उसकी समृद्धि क्या है, उसका भौतिक स्वरूप, हमारी पृथ्वी में क्या नदियाँ हैं, हमारी भूमि में क्या है, क्या देती है प्रकृति, हमें क्या देती है, वो सारी चीज़ें के बारे में हमें जागरूक होना हमारा कर्तव्य है। भूमि के पार्थ स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी के प्रति हमारी भावनाएं जितनी अधिक जुड़ी होंगी उतना ही हमारी राष्ट्रीय भावनाएं क्या होंगी, बलवती यानी मजबूत होंगी, है ना। क्योंकि जब तक हमारी भावनाएं नहीं हैं तब तक ये जो भावनाएं हैं वो जुड़ी नहीं रह सकती, ठीक है। तो दूसरा वो कहना चाहते हैं कि भूमि के ये पढ़ दिया, यदि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्र विचारधाराओं की जननी है, यानी पृथ्वी यानी जो भूमि है वही सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय धाराओं की क्या है, जननी है, जन्मदात्री है, ठीक है। और जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से जुड़ी नहीं होती वह निर्मूल होती है, यानी जहाँ पृथ्वी के साथ में भारतीय राष्ट्रीयता भावनाएं नहीं जुड़ी होती हैं वो उसका कोई आधार नहीं होता, निर्मूल होती हैं, बिना आधार के होती हैं। राष्ट्रीयता जड़ें पृथ्वी जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। कहने का भाव क्या है कि राष्ट्रीयता की भावनाएं जितनी हमारी पृथ्वी जुड़ी होंगी उतना ही हमारा राष्ट्रीय भावों का जो अंकुर है वो फूलेगा फलेगा, ठीक है, फल पल्लवित होगा, यानी वह क्या होगा, उसका जो आकार है वो जिस प्रकार से फूल का विकास होता है, उसके सौंदर्य का विकास होता है, वैसे ही इसका भी क्या होगा, ये भी अपने अस्तित्व को और गौरवपूर्ण अस्तित्व में लेके आएगा। और कहने का भाव ये है कि हम जितना इसके प्रति सचेत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीय भावनाएं अधिक संभावना होंगी, जो राष्ट्रीयता की बलवती होने की संभावना रहती है और राष्ट्र उतना ही सशक्त होगा, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है, आगे पढ़ते हैं कि इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी भावों का अंकुर उपलब्ध, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। मतलब यानी कहते हैं इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। क्या कहना चाहते हैं लेखक, वो कहना चाहते हैं कि हमारा धर्म है, हमारा धर्म क्या है कि हम उसके भौतिक स्वरूप के बारे में, भौतिक स्वरूप क्या है, जो हमें दिखाई देता है ना, जो पार्थिव रूप है, भौतिक रूप है, उसको भौतिकता का मतलब है जो पार्थिव स्वरूप है, जड़ है ना, उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, उसकी सौंदर्यता, उसकी उपयोगिता, उसकी महिमा को पहचानना हमारा परम कर्तव्य है ना। तो ये प्रमुख व्याख्या है, इसका संदर्भ में बताता हूँ। प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। यह निबंध डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से संकलित है, ठीक है। ये इसका संदर्भ हो गया। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्रीयता के विकास के लिए राष्ट्र के प्रथम तत्व यानी भूमि के स्वरूप और उसकी उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने और उसे समृद्ध बनाने पर बल दिया है या जोर दिया है। ये इसका संदर्भ प्रसंग हो गया। अब बात करें व्याख्या की। वैसे मैंने आपको टू द पॉइंट समझा दी, फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने की, भूमि पर बसने वाला जन और उसकी संस्कृति, इन तीनों सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है और वो अनंत काल से है ना। भूमि का निर्माण देवों ने किया और अनंत काल से है। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से है, मानव जाति का कर्तव्य है वो अनंत काल से। और भौतिक रूप सौंदर्य के समृद्धि के बारे में देखो, मैं इसे रीड करूँगा, इसे करूँगा तो टाइम लगेगा, आप इसे रीड करते जाए, मैं आपकी व्याख्या बताते जाता हूँ, ठीक है। और संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य के सौंदर्य भी मैं आपको साहित्य सौंदर्य भी मैं इसमें आपको क्लियर करूँगा। तो भूमि का निर्माण देवों द्वारा किया गया है, वही कहना चाहते हैं। और पहली बात उन्होंने पहली जो लाइन है भूमि पर बसने वाले लोग, तो ये इस व्याख्या का पार्ट नहीं है। व्याख्या पार्ट कहाँ से शुरू होता है, भूमि का निर्माण यहाँ से लेकर के और आवश्यक धर्म है ... आवश्यक धर्म है, यहाँ तक ये व्याख्या का भाग है। ये इम्पोर्टेंट है और ये पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहला चैप्टर, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो उसी का व्याख्या देखते हैं। वो कहते हैं कि भूमि का जो निर्माण है वो देवताओं द्वारा किया गया है, प्रकृति द्वारा किया गया है ना।
और इसका अस्तित्व अनंत काल से, चिरकाल से इसका अनंत अस्तित्व है। और मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति जितना अधिक सचेत रहेगा, जागरूक रहेगा, इसका स्वरूप मतलब विकृत न होने दें। सचेत रहें मतलब इसके सौंदर्य प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें, उसका रूप विकृत न होने दें, वो ये कहना चाहते हैं। ठीक है। और साथ ही वो प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य बताते हैं, क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि साथ ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से, नाना प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में जागरूक रहें, यानी सचेष्ट रहें। और ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है, जन्मदात्री है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी के साथ संबद्ध नहीं होती है वह आधारहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय यानी थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है। कहने का भाव क्या है कि हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे, है ना, उतनी ही राष्ट्रीय भावना बलवती होती है। ठीक है। आगे क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावना उतनी ही अधिक विकसित होंगी, यानी फलेंगी, फूलेंगी, पल्लवित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक, आद्योपांत का मतलब आरंभ से अंत तक, तो प्रारंभ से अंत तक हमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना और उसके स्वरूप, सौंदर्य और उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल धर्म है अपितु परम कर्तव्य है, उसका परम धर्म भी है। ठीक है, ध्यान रखें, ये इसकी व्याख्या है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बता दिया आपको। शेष आप इसमें से करेंगे। साहित्य सौंदर्य बात करें तो लेखक ने प्रभावपूर्ण ढंग से पृथ्वी की महिमा, उसी उपयोगिता को स्पष्ट किया है। पृथ्वी को ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी माना है और उसके गौरवपूर्ण इतिहास को बनाए रखने के लिए जागरूक किया है, सचेत किया है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। भाषा इसकी सरल, सुबोध, परिष्कृत एवं परमार्जित है। शैली गंभीर, विवेचनात्मक है। ठीक है, इतना ही काफ़ी आपके लिए। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एक आप कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए और थोड़ा सा आगे हम रीड करेंगे तो इसमें समय लगेगा और इसमें आपको मैं मुख्य व्याख्याएं जो बता रहा हूँ, इसमें कौन कौन सी व्याख्या मुख्य आती हैं, तो बाकी मैं आपको सारांश बता दूंगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको इसमें रीड कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ तक। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजार प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। लेखक ये कहना चाहते हैं कि इस कर्तव्य की पूर्ति, किस कर्तव्य की पूर्ति, पृथ्वी के बारे में जानने की जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति मतलब नाना प्रकार से होनी चाहिए, हजारों प्रकार से होनी चाहिए। और जिस वस्तु का संबंध चाहे छोटी या बड़ी किसी चीज़ से हो, और उसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, कमर कसनी चाहिए, मतलब तत्पर रहना चाहिए जानने के लिए इसके बारे में। ठीक है, और पृथ्वी के सांगोपांग अध्ययन पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना गया है। कहने का भाव क्या है वो ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी का सांगोपांग यानी पूरा अध्ययन, पूरा विवरण, यानी उसका आदि से अंत तक, उसकी गहराई में, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, ठीक है, उसके गर्भ में क्या है, वो सारी चीज़ें हमें उसके बारे में जानना एक जागरूक राष्ट्र के लिए परम कर्तव्य माना गया है ना, पुनीत कर्तव्य माना गया है। ठीक है, पृथ्वी का। और आगे पढ़ते हैं। गाँव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना चाहिए। मतलब गाँव और नगर, गाँव में, नगर में, शहरों में सैकड़ों केंद्रों के से इस प्रकार के अध्ययन का क्या होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, सूत्रपात होना आवश्यक है, जरूरी है। अब उदाहरण के लिए क्या बताते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन पर्दे के अंतर्गत आने चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, एग्जाम्पल लिया उन्होंने कि जैसे मान लीजिए कि वर्षा होती है और वर्षा से हमारी पृथ्वी पर हरियाली है, प्रकृति है, वो नाना प्रकार की प्रकृति है, वो मतलब पल्लवित होती है, पुष्पित होती है ना, तो वो भी हमारी मतलब अध्ययन के दायरे में आने चाहिए, पर्दे में आने चाहिए। और उनमें जलों से परिवर्धित प्रत्युतरणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। और उन मेजलों से परिवर्धित, उन मेजलों से सिंची हुई उन पर्वतों उन मेजलों के द्वारा, बादलों के द्वारा, बारिश के द्वारा जो तृणलताएँ, जो भी हमारे जो पृथ्वी पर जो प्रकृति वनस्पतियाँ हैं, वो सारी वनस्पतियाँ
जितनी हुई हैं उनका सूक्ष्म परिचय करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान कपाट खुलें तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। लेखक कहना चाहते हैं कि जब इस प्रकार से हम हर तरह से इसका अध्ययन करेंगे, खोज करेंगे, पता करेंगे, तो हमारे ज्ञान रूपी दरवाजे खुल जाएंगे, ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाएंगे। ठीक है, और तब सैकड़ों वर्षों से शून्य अंधकार भरे हुए जीवन में क्या हो जाएगा, उजाला होगा, एक नया प्रकाश फैलेगा, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ से आया है धरती माता कोख में जो अमूल्य नदियाँ भरी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक गद्यांश भी है यहाँ से लेकर के। और मैं आपको बता दूंगा अभी कहाँ तक है, यहाँ तक सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है, सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है, यहाँ तक है ये पहली लाइन, जांच पड़ताल आवश्यक है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको करना है, गद्यांश है ये, यहाँ से लेकर जांच पड़ताल आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक करना है आपको, यहाँ से लेकर के आवश्यक तक। ठीक है, ये यहाँ तक का गद्यांश है ये पूरा, तो इसको मैं रीड करता हूँ। क्या कहते हैं कि धरती माता कोख में जो अमूल्य नदियाँ भरी हैं, जिन्हें कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लेखक क्या कहते हैं, इसके प्रसंग मैं आपको बताऊंगा अभी, और संदर्भ मैंने बता चुका हूँ, प्रसंग बताऊंगा, पहले व्याख्या सुन ले। हमारी धरती के गर्भ में जो असीम मात्रा मूल्यवान खजाना भरा हुआ है, यह पृथ्वी बहुत मूल्यवान वस्तुओं विशाल क्या है, कोश है, भंडार है, इसलिए क्या कहलाती है, वसुंधरा। वसुंधरा कहते हैं वसुओं को धारण करने वाली वस्तु को कहते हैं वसुंधरा, वसु माने रत्न। ठीक है, इसलिए कहते हैं वसुंधरा, वसुओं को धारण करने वाली, हम वसु कहते हैं रत्नों को। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी के गर्भ में असीम मात्रा में अमूल्य खजाना भरा हुआ है, यह मूल्यवान वस्तुओं का विशाल भंडार है, कोश है। ठीक है, और इसके बारे में कौन परिचित होना नहीं चाहेगा। क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के मूल रत्नों के बारे में, वसुओं को अपने में धारण करने के कारण इसको क्या कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। इस बात से, इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए है ना, क्योंकि यही हमारे राष्ट्रीय भावना को जोड़ेगा। ठीक है, और आर्थिक रूप से हमें संपन्न बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। मतलब कि क्या है कि लाखों हजारों लाखों वर्षों से जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं, और हमारे पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियाँ, विशाल नदियाँ दिन रात बहती रहती हैं। इन नदियों के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर आती है, और धरती के इस विशाल वक्षस्थल पर बहने वाली नदियों ने अपनी मिट्टी से धरती को क्या है, सजाया है, संवारा है, उसे उपजाऊ बनाया है। क्या पढ़ते हैं, यानी पीस से अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी देव को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक है तक। ठीक है, ये आवश्यक है तक। ठीक है, यहाँ तक ये आपका गद्यांश हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारे देश की भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन तथ्यों का परीक्षण करना अति आवश्यक यानी परम आवश्यक है। और हमारे वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता यानी भूगोलविद और भूगर्भवेत्ता धरती रहस्यों की खोज में निरंतर लगे रहते हैं, जिससे भी धरती के गर्भ में छुपे हुए खजाने की खोज कर सकें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये गद्यांश अब आगे थोड़ा रेडी करते हैं। पृथ्वी गोद में जन्म लेने वाले, ठीक है, अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों ने से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य प्रतीक बन जाते हैं। मतलब जो पृथ्वी में नाना प्रकार के बहुत सारे जो जड़ पत्थर हैं, वो भी कुशल शिल्पियों के द्वारा क्या हो जाते हैं, बहुत सुंदर बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा सुंदर सुंदर कारीगर होते हैं, शिल्पी कहते हैं कारीगरों को, तो वो क्या बनाते हैं, पत्थर से मूर्ति बनाते हैं भगवान की,
है ना, सुंदर नाना प्रकार की मूर्तियाँ बना देते हैं, और नाना कहते हैं अनेक प्रकार के, और नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। और विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली जो जलधारा है ना, उसमें सूर्य की जो रोशनी पड़ती है तो ऐसे चमकते हैं जैसे मानो कहीं कोई हीरे चमक रहे हों, है ना। और उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उन्हें प्रत्येक घाट से नई शोभा सुंदरता फूट पड़ती है। जब उन्हें वहाँ पर लेके आते हैं, है ना, तो उनसे एक नई सुंदरता निकल पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सुंदर प्रसादन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। और देखिए, आप देखिए, इन पत्थरों से लोग मालाएं बनाते हैं, अपने आभूषण बनाते हैं, नाना प्रकार की सुंदरता से अपने आप को सजाते हैं। तो ये भी उनके लिए एक सौभाग्य की बात होती है ना। तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, उसमें बहुत सुंदर इसका भागीदारी रही है इस चीज़ की, है ना, इन पत्थरों की भी। अतः हमें उनका ज्ञान भी होना आवश्यक है, उनकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। ठीक है, उनकी जानकारी होना भी हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, आगे क्या है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी पड़ी है। देखो फिर यहाँ से एक इम्पोर्टेंट आ गया, ये भी एक गद्यांश है। कहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, यहाँ से लेकर के ये आपका गद्यांश है। ठीक है, ये पृथ्वी से लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक समान है तक। ठीक है, ये गद्यांश है आपका। तो अब इसमें इसी आप ध्यान रखें। तो क्या कहना चाहते हैं लेखक ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है वो चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियाँ हैं उनसे प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इससे पहले मैं आपको उसका प्रसंग बताना भूल गया। धरती माता ... आवश्यक है जो बताया। प्रसंग क्या हुआ उसका? प्रस्तुत पद्यखंड में लेखक ने राष्ट्र के निर्माण के प्रथम तत्व यानी कि भूमि अर्थात पृथ्वी के महत्व का प्रतिपादन किया है। और लेखक के अनुसार भूमि के पाद स्वरूप के प्रति हम इतने अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयताई भावना उतनी ही बलवती हो सकेगी और हमारी आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। यही इस पद्यखंड में उन्होंने चर्चा की है। ठीक है, देन आप व्याख्या कर सकते हैं। साहित्य सौंदर्य की बात करें तो उसमें आप पॉइंट डाल सकते हैं कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अनेक प्रकार रत्नों से यानी वसुओं को धारण करने वाली है। रत्नों को यानी बात सुन लें, धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अनेक प्रकार के रत्नों अर्थात वसुओं धारण करने वाली है। ये पॉइंट है, इसलिए इसको वसुंधरा कहते हैं। पॉइंट 2 डाल सकते हैं आप कि अपने देश के भावी आर्थिक विकास के लिए धरती के रहस्यों की खोज परम आवश्यक है। ये भी पॉइंट डाल सकते हैं। भाषा हमको बता दी परिष्कृत परमार्जित है और शैली गंभीर विवेचनात्मक है। ठीक है, तो ये पहले का हो गया। अब इसका मैं आपको बताऊंगा, साहित्य सौंदर्य भी बताऊंगा, प्रसंग भी बताऊंगा। पहले व्याख्या सुन लें। पृथ्वी और आकाश ... सोए हुए के समान है। तो इससे पहले रीड करते हैं, पढ़ रहे हैं हम। पृथ्वी और आकाश अंतराल में जो सामग्री भरी है, प्रति चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर रत्न राशियाँ हैं, उन सब प्रति चेतना स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। क्या कहते हैं मतलब? यानी प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीयताई भावना केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं होनी चाहिए, उसके भौतिक स्वरूप के ज्ञान के प्रति जागृत भी हो। और क्या होना चाहिए? ऐसा प्रयत्न भी होना चाहिए कि पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों, रत्नों का ज्ञान, पृथ्वी के हृदय में जो उसकी छाती में, उसके सीने में जो छुपी हुई संपदा है, उसके गर्भ में जो छुपी हुई संपदा है, उसकी जानकारी यहाँ पर आधारित जो ज्ञान है, जो भी वो राष्ट्रीय चेतना के लिए आधार बनेगा, उसके लिए एक संबल बनेगा और वो उसके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, और क्या कहते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उनकी प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। मतलब इसी के फलस्वरूप नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना के प्रति जिज्ञासा व्यक्त होगी और ये भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। क्यों फैलने चाहिए?
क्योंकि राष्ट्र के नवयुवकों हृदय में उनके प्रति जिज्ञासा की नहीं करने जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। लेखक क्या कहना चाहते हैं, मतलब दोबारा बताता हूँ आपको, राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि पृथ्वी इसकी राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। साथ ही इसी के फलस्वरूप नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना और उनके प्रति जिज्ञासा का भाव विकसित होता है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक प्रगति होती है, उन्नति होती है। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र को क्या समझना चाहिए, सोए हुए के समान नहीं समझना चाहिए। ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, अब इसका साहित्य सौंदर्य भी बताता हूँ, मैं आपको प्रसंग बताता हूँ, थोड़े लाइनों को रीड कर लेते हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया खड़ा करना, यानी विज्ञान और उद्यम यानी कार्य क्षमता और साइंस, इन दोनों को मिलाकर के ही जो पृथ्वी है उसकी भौतिक रूप का एक नई सफलता, एक नई ऊंचाई हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, यह कार्य प्रसन्नता और उत्साह और अधिक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ये काम कैसे होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता के साथ होना चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ होना चाहिए और मेहनत के साथ होना चाहिए, है ना। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में इतने हाथ हैं, उनमें से कोई भी हाथ इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। मतलब कि राष्ट्र के सभी जो लोग हैं, जन जन की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया, तभी उसकी एक सुंदर समृद्धि, जिस प्रकार से फूल खिलता है और वह अपने पूरा विकसित होता है, तभी हमारा राष्ट्र विकसित होगा, तभी हम एक नई ऊंचाई को छुएंगे, तभी एक नई राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। ये उन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है। और जो लास्ट में जो आपका साहित्य सौंदर्य है और प्रसंग है, जो अभी मैंने बताया था, पृथ्वी और आकाश के अंतराल यहाँ से लेकर के और सूर्य के समान, उसका संदर्भ प्रसंग क्या है, संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्य खंड में लेखक ने राष्ट्रीय चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। ठीक है, उसी के बारे में वर्णन करते हुए फिर व्याख्या लिखते हैं आगे। ठीक है, साहित्य सौंदर्य में आप पॉइंट डाल सकते हैं कि लेखक ने बहुत ही सुंदर शब्दों में या सीमित शब्दों में किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक विकास के लिए भौतिक ज्ञान के महत्व को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। भाषा सरल है, सुबोध है, शैली व्याख्यात्मक है एवं विवेचनात्मक है। ठीक है, तो ये आपका ये फर्स्ट जो भूमि वाला जो था वो पूरा हो गया है। आप थोड़ा जन को जो जन है इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य, देखिए ध्यान दें, मातृभूमि पर निवास करने वाले लोग, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से ध्यान से ये। ठीक है, आपने पिछला तो पढ़ ही लिया है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, आपको दिख रहा होगा पूरा, वैसे आप बुक लेके बैठेंगे तो भी समझ रहे हैं और सुना भी करें आप ध्यान से। आप थोड़ा इसको पढ़ते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले ... उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पन्न होते हैं, यहाँ तक महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक है। देखिए, यहाँ से लेकर के उत्पन्न होते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये गद्यांश से आपका महत्वपूर्ण है, तो इसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, लेखक पढ़ते हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं, यानी जो मातृभूमि पृथ्वी पर जो रहते हैं वे उसके दूसरा अंग हैं, दूसरा महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव, बिल्कुल सत्य बात है। अगर भूभाग है ना, और लोग नहीं है तो राष्ट्र कैसे बनेगा। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है, संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है, मैं उसका सच्चे अर्थों में, यानी पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी पुत्र है, ये भावना चाहिए। यानी माता भूमि पुत्र एवं पृथ्व्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, ये भावना होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, लेखक क्या कहना चाहिए, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है, संपादित होता है। यानी पृथ्वी और जो जन हैं दोनों ही की विद्यमानता, दोनों का स्वरूप से ही ये स्थिति संभव है। ठीक है, और जन के कारण ही पृथ्वी
मातृभूमि संज्ञा प्राप्त करती है। क्यों? जन नहीं होंगे, लोग नहीं हो तो माता कौन कहेगा? तो लोगों के कारण ही जो पृथ्वी है वो मातृभूमि क्या प्राप्त करती है? संज्ञा प्राप्त, इसे मातृभूमि माता कहा जाता है। और पृथ्वी माता है, जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी लेखक क्या कहना चाहते हैं? माता पृथ्वी है और सच्चे सही मायनों में देखा जाए तो मनुष्य उसका क्या है? पुत्र है। ठीक है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होंगे। कहने का भाव क्या है? जब हमारे हृदय में ये भावना उत्पन्न होगी तभी उसके आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न होगी, और इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण कर पाना असंभव है। दोबारा सुन लें, इसकी व्याख्या मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए प्रश्न क्या है इसका? प्रस्तुत गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यखंड में राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व जन के संदर्भ में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, ये आपकी प्रसंग हो गया इसका। अब इसका व्याख्या क्या होगी? व्याख्या सुन लें। देखिए आप रीड करते जाएं, मैं व्याख्या करते जाता हूँ। राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्वों का के अंतर्गत भूमि का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है भूमि, और उस भूमि पर रहने वाले जन यानी मनुष्य, जो भूमि बिना लोगों की होती है उसे राष्ट्र नहीं माना जाता। यानी जन बिन भूमि को राष्ट्र नहीं माना जाता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव होता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर जन का निवास होता है तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। और जब तक किसी भूभाग में कोई निवास नहीं करेगा, उस पर लोग नहीं रहेंगे, तो मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं उसका पुत्र नहीं मानेगा। सही बात है ये, है ना? तब तक राष्ट्रीयता की जो भावना है वो उत्पन्न नहीं होगी। और जब हम अपने देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करेंगे तभी हमारे मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे, जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा प्राप्त होगी या इच्छा उत्पन्न होगी। क्योंकि इसके बिना राष्ट्र का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी व्याख्या। अब साहित्य सौंदर्य की बात करते हैं। जैसे साहित्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? साहित्य सौंदर्य नोट करेंगे आप कि राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्रीय भावना के लिए, विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अथवा अपने देश की समृद्धि के लिए भूमि को माता मानना आवश्यक सिद्ध किया गया है। या दूसरी भाषा में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि राष्ट्रीयता भावना के विकास और राष्ट्र के निर्माण हेतु अपनी भूमि अथवा अपने देश को मातृभूमि के रूप में मानना आवश्यक बताया है लेखक के द्वारा। ठीक है, भाषा संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त है, इसलिए है ना, इसलिए बोलेंगे संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त परनिष्ठित खड़ी बोली है और शैली विवेचनात्मक है। ठीक है, अब आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और आपको ये इसमें मेरा पढ़ाना समझाना आया हो तो आप, मुझे पता है बहुत से बच्चे से लाइक शेयर कर रहे हैं और मुझे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, लेकिन जो नए हैं वो भी मुझे लाइक शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट से बताएं कि आपको ये पैटर्न मेरा कैसा लगा। बहुत से कमेंट करते हैं, बहुत से कमेंट नहीं करते, तो जो नहीं करते हैं वो कमेंट करना सीखें कैसे कमेंट कर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।